गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में जो कि है व्हेन पीपल रिबेल। पीपल्स ने कब रिबेल करना शुरू किया, कब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाना शुरू किया। तो पहले हम कंटेंट्स देख लेते हैं इस चैप्टर के। पहला कंटेंट है नवाब लूजेस देयर पावर। जो नवाब थे उन्होंने कैसे अपनी पावर खोई। दूसरा है फेल्ड नेगोशिएशंस ऑफ रूलिंग फैमिलीज। जो नेगोशिएशंस थी, बातचीत, वो रूलिंग फैमिलीज और कंपनी की कैसे खराब होती गई। किसान और सिपाही, मुगल डायनेस्टी का एंड करने की प्लानिंग, रिफॉर्म्स, सी को पार करने पर रिलीजन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये है एक बहुत मेजर टॉपिक। म्यूटिनी कैसे बहुत बड़ी पावरफुल रिबेलियन वो बन गई मेरठ से दिल्ली। मंगल पांडे का एक्सक्यूशन और द ब्लैक कैश भी उसमें एक है। एक नया लीडर मिलना, रिबेलियन कैसे स्प्रेड हुआ, कंपनी दोबारा लड़ती है, आखिरी मुगल एम्पायर को अरेस्ट कर लिया जाता है, 19th सेंचुरी की सबसे बड़ी बैटल प्रूफ होती है ये, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ रिवॉल्ट इन 1857 और आफ्टरमाथ कि ये सब के बाद क्या निष्कर्ष लिए गए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो लेट अस मूव टू इंट्रोडक्शन। व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्स, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो किंग्स को, क्वींस को, सिपोइस को, पीजेंट्स को, ट्राइबल्स को, जमींदार्स को, हर इंसान को अलग अलग तरीके से बदलाव को झेलना पड़ा। कई लोगों ने रिवॉल्ट किए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। कई लोग जो अपने लैंड को पहले ब्रिटिश से पहले रूल किया करते थे वो उनसे छिन गए। राजा और नवाब्स को कंट्री साइड्स में सारे, वो कंट्री साइड्स मतलब विलेजेस में सारे उनकी अथॉरिटी पावर चली गई। कई रूलिंग फैमिलीज ने नेगोशिएट करना चाहा कंपनी के संग अपनी फायदे के लिए, पर वो भी फेल हो गई। जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कंपनी से कहा कि मेरा जो एडॉप्टेड सन है, आप प्लीज उसे मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद राजा बनने दीजिए। ऐसे ही नाना साहेब ने भी कहा कि मेरे एडॉप्टेड सन पेशवा बाजीराव को भी राजा बनने की अनुमति दी जाए और उसे फादर की पेंशन भी दी जाए जब मैं मर जाऊं। ब्रिटिश ने रिफ्यूज कर दिया इन सबको, क्योंकि वो जानते थे अगर कभी रिवॉल्ट हुआ तो हम इन रिवॉल्ट्स को अच्छे से खत्म कर देंगे। अवध एक आखिरी टेरिटरी थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ली थी, वो आखिरी टेरिटरी उन्होंने ली। उसके नवाब थे वाजिद अली शाह। 1801 में सबसिडियरी अलायंस के चलते अवध को ले लिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। 1856 में उसको ले लिया गया था। गवर्नर जनरल डलहौजी थे उस समय, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि ये नवाब सही से काम नहीं कर रहे, इसलिए हमने इनकी टेरिटरी ले ली है और इसलिए ब्रिटिश रूल वहाँ पर अब अच्छे से काम करेगा, नवाब नहीं कर रहे हैं। ये बहादुर शाह जफर हैं, ये लॉर्ड डलहौजी हैं, ये लॉर्ड कैनिंग हैं, ये नाना साहेब हैं। बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल एम्परर थे अपने, और फिर उनकी डेथ के बाद इनके बेटों को प्रिंस कह के पुकारा जाता था, राजा कह के नहीं। पहले हम फेल्ड नेगोशिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। बातचीत जो करते थे ये लोग कैसे फेल हो गई। कई रूलिंग फैमिलीज ने ट्राई किया कि हम बातचीत करके कंपनी से अपने फायदों को देख लें, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और बहुत सारे लोग, पर कंपनी ने उनके इंटरेस्ट को स्वीकार करने से मना कर दिया। ये नाना साहेब हैं, रानी लक्ष्मीबाई, राजा गंधार जाओ नावा लेकर। नवाब से अब अपनी पावर कैसे लूज करी वो भी हम पढ़ने जा रहे हैं। नवाब्स ऑफ राजास को उनकी पावर को इरोड खत्म होते हुए देखा गया, उनकी अथॉरिटी और ऑनर को खत्म होते हुए देखा गया था। ब्रिटिश ने हर कोर्ट में अपना रेजिडेंट बिठा दिया था। जो रूलर्स की फ्रीडम्स थी वो कम हो गई थी और आर्मी फोर्सेस डिसबैंडेड, उनके आर्मी फोर्सेस को खत्म कर दिया गया था। ये पीजेंट्स हैं, ये सिपोइज हैं, ठीक है। जो पीजेंट्स थे वो बिल्कुल खुश नहीं थे, हाई टैक्सेस थे और रेवेन्यू कलेक्शन के मेथड्स थे।
बहुत सारे पीजन्स तो अपने लैंड्स तक खो दिए थे इन सब के चक्कर में, जिन्हें वो जनरेशन से अपनी सदियों से उन सदियों से उनके ऊपर जिनका हक था वो लैंड तक खो दिए थे। इंडियन सिपाही भी खुश नहीं थे क्योंकि उनके अलाउंसेस, उनकी सैलरीज बहुत कम हुआ करती थी और उनकी सर्विस की कंडीशंस भी कई बार नए रूल्स वायलेट करते थे उनके रिलीजियस सेंसिबिलिटीज और बिलीव्स को। ठीक है, अभी मैं इसका मतलब मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। इसका मतलब ये है कि कई रूल्स जो आते थे वो इंडियन रिलीजन के हिसाब से सही नहीं होते थे और वो लोग इसे फॉलो करने पे मजबूर थे। अब मुगल डायनेस्टी के एंड करने की प्लानिंग, ठीक है, कंपनी ने स्टार्ट कर दिया था प्लान करना कि मुगल डायनेस्टी को हमें कैसे एंड करना है। उन्होंने पहला स्टेप उठाया, मुगल किंग्स के वो हटा दिए फेसेस कॉइन से। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया कि बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद उनकी फैमिली रेड फोर्ट में रही रहेगी। 1856 में गवर्नर जनरल ने ये डिसाइड कर दिया, कैनिंग ने, कि बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद उनके बेटों को राजा नहीं बल्कि राजकुमार कहा जाएगा। अब रिस्पॉन्सेज एंड रिफॉर्म्स। ब्रिटिश का मानना था कि इंडियन सोसाइटी को बहुत ज़्यादा चेंज करना चाहिए। उन्होंने कई सती प्रथा के खिलाफ को और रीमैरिज ऑफ विडोज को इनकरेज किया और सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए कई सारे लॉज वो किए। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन को बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रेफर किया कि आप इंग्लिश स्कूल्स में पढ़िए। 1830 में कंपनी ने क्रिश्चियन मिशनरीज को अपने लैंड और अपनी प्रॉपर्टी खुद चूज के बाद चर्च और ये सब बनाने की अनुमति दे दी। 1850 में एक नया लॉ आया जिसका वो था कि अब अगर आप क्रिश्चियन बनना चाहते हैं तो वो ईजियर हो गया है। पहले ये था कि अगर आप क्रिश्चियन बन गए हैं तो आपको अपने फादर या ग्रैंड फादर की चीज़ें नहीं मिलेंगी, उनका खरीदा हुआ लैंड नहीं मिलेगा, पर अब ये सब मिल सकता था। इन सब लॉज से इंडियंस को ये फील होने लगा कि ब्रिटिश उनके रिलीजन को तबाह कर रहे हैं, उनके रहने के सोशल कस्टम्स को, इन सबको तबाह कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्रॉसिंग द सीज अगेंस्ट आवर रिलीजन। पहले हिंदू लोग मानते थे कि अगर हम किसी भी समुद्र को पार करके कहीं जाएंगे तो हम अपनी धार्मिकता खो बैठेंगे, हम अपना रिलीजन खो बैठेंगे। हिंदू लोगों का ये बिलीफ जो था उन पर भारी पड़ने लगा था क्योंकि ब्रिटिश ने कहा था कि आप लोग बर्मा जाओगे सी रूट से, और जब हिंदू लोगों ने इस बात के लिए मना कर दिया तो उन्हें पनिश किया गया। और 1856 में ये एक लॉ पास हुआ कि अगर कंपनी चाहेगी तो हर सोल्जर, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो यूरोपियन हो, हर जगह जाना होगा। कई जो सिपाही थे वो गरीब बस्तियों से, विलेजेस से, गांव से आते, तो इस सब का बहुत भी विरोध हुआ था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। म्यूटिनिटी बिकम्स अ पॉपुलर रेबेलियन। एक म्यूटिनी कैसे एक रिबेलियन बन गई। 1857 का रिबेलियन जो था कंपनी को बहुत ही महंगा पड़ गया। ये रिवोल्ट मेरठ में स्टार्ट हुआ था लेकिन ये बहुत बहुत जल्दी नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में फैल चुका था। पीपल, हर सोसाइटी, कोई कास्ट कोई धर्म नहीं देख रहे थे, आ रहे थे और रिवोल्ट में अपना समर्थन दे रहे थे। ये रिवोल्ट की पिक्चर्स हैं, कुछ आप देख सकते हैं, ये रिवोल्ट की पिक्चर्स हैं। ये मेरठ से लेके दिल्ली तक फैल चुका था पूरा। मंगल पांडे का एग्जीक्यूशन, इनका मरना। मंगल पांडे एक बहुत यंग सोल्जर थे जिन्होंने विरोध किया था कि हम पिग्स और काउस के फैट से बनी हुई गोलियां नहीं चलाएंगे। इस पे उन्होंने एक ऑफिसर को अटैक कर दिया था और फिर उन्हें 29 मार्च 1857 को हैंग कर दिया, उनको फांसी दे दी गई थी। ये न्यूज़ बहुत जल्दी ही कार्टेजेस में लोगों में फैल गई और मेरठ के सोल्जर्स ने मंगल पांडे के लिए सारे लॉज को डिसोबे करने लगे। इसके चलते 85 सिपाहियों को हटा दिया था सर्विस से, उन्हें मतलब जॉब से निकाल दिया गया और 10 साल की जेल को भेज दिया था 9 मार्च 1857 को। द ब्लैक कैश। 10 मई को जो सोल्जर्स प्रिजन में थे मंगल पांडे की सपोर्ट की वजह से, उन्हें सपोर्ट देने की वजह से उन्हें जेल तोड़ के निकाल लिया। इन बाहर के जो वो थे, जो लोग विरोध कर रहे थे, अपनी गन्स से उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया, उन ब्रिटिशर्स की बिल्डिंग्स में आग लगा दी और ये डिक्लेयर कर दिया कि हम वॉर पे हैं फिरंगीज के खिलाफ। डिसाइडिंग टू गेट अ न्यू लीडर। अब इस म्यूटिनी को, इस रिवॉल्ट को एक नया लीडर चाहिए था। इन लोगों ने
बहुत ज़्यादा ही ट्राई किया, लेकिन उन्हें एक लीडर की ज़रूरत थी। हर किसी को लीडर की ज़रूरत होती है। 10 मई को जब सोल्जर्स को आज़ाद किया तो वो अपने पूरे रात घोड़े चला के 11 मई की सुबह को रेड फोर्ट पहुंच गए अपनी फोर्सेस के संग, और उन्होंने बहादुर शाह जफर से कहा कि आप हमें सपोर्ट कीजिए। उन्होंने मना कर दिया कि मैं इतनी ब्रिटिश इतनी बड़ी सेना को नहीं हरा सकता, लेकिन फिर भी वो लीडर बन गए 1857 के रिवॉल्ट के। एम्परर ने कई लेटर्स लिखे किंग के कि हम साथ मिल जाते हैं, हमें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो स्मॉल स्टेप थे, इनका बहुत बड़ा रिवॉल्ट बन चुका था पहले ही। कई चीफ्टेन्स और रूलर्स उनके संग मिल गए बादशाह के संग, और कहा कि हम आपके संग लड़ेंगे और हम अपने आज़ाद कराएंगे देश। द रिवेलियन स्प्रेड्स। रिवेलियन जो था वो नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में बहुत जल्दी ही फैल रहा था। कई आर्मी ट्रूप्स जो थे वो कई रेजिमेंट्स लग चुकी थी उसमें, लोकल लीडर्स इवन किसान भी आ गए थे। नाना साहेब ने प्रोक्लेम किया कि मैं पेशवा हूँ, मैं ही गवर्नर हूँ और मैं मुगल एम्पायर के बादशाह बहादुर शाह जफर के नीचे काम करूँगा, मैं किसी कंपनी का गुलाम नहीं हूँ। उसने आर्म्ड फोर्सेस इकट्ठा की और ब्रिटिश पे कानपुर में हमला कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश में हमला कर दिया झांसी में, और तात्या तोप की मदद से द मिनिस्टर अंडर पेशवा तोप की मदद से उन्होंने हमला कर दिया था। ब्रिटिशर्स काफ़ी लड़ाइयों में हार चुके थे, वो सारी अपनी पावर खो चुके थे, किंगडम्स धीरे धीरे आज़ाद होना शुरू हो गए थे। अब कंपनी दोबारा लड़ती है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। कंपनी ने इंग्लैंड से बहुत सारी आर्मी मंगवाई, फिर लड़ा और फिर सब जीत लिया। नए लॉज पास करवाए कंपनी ने। ब्रिटिश आर्मी ने मेजर सेंटर्स जो थे रिवॉल्ट के, जैसे दिल्ली, कानपुर, झांसी एक्सेट्रा, इन सब में बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। दिल्ली को फिर कैप्चर कर लिया था 1857 के सितंबर में। ठीक है, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये है काश्मीरी गेट को कैसे तोड़ दिया गया दिल्ली के अंदर जाने के लिए। जो लास्ट मुगल एम्परर अरेस्ट हो गए, फिर बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लिया गया था और उन्हें जिंदगी भर उम्र कैद का वो दे दिया गया था। उनकी वाइफ बेगम जिनात महल को रंगून जेल 1858 में भेज दिया गया था, और उनके बेटों को उन्हीं की आंखों के सामने कैप्टन हॉडसन ने गोली मार दी थी। वो रंगून जेल नवंबर 1862 में मर गए। बिगेस्ट बैटल ऑफ 19th सेंचुरी ये प्रूफ हो गई थी। 2 साल लगे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को सिचुएशन को कंट्रोल करने में। लखनऊ को 1858 में दोबारा कैप्चर कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई को मार के जून 1858 में झांसी को भी कैप कर लिया था। त्याता तो जंगल में भाग गए और गुरिल्ला वॉर, फॉरेस्ट वॉर्स को जो शिवाजी राव लड़ते थे मुगल्स के खिलाफ, उस पर उन्होंने वो किया, लेकिन उन्हें भी पकड़ लिया और अप्रैल 1859 में उन्हें मार दिया गया। ये कुछ इम्पोर्टेंट प्लेस थी। ये 1857 में बहुत रिवॉल्ट्स हुई हैं। ओल्ड दिल्ली, बरेली, फैज़ाबाद, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, ये एक ऐसी जगह थी जहाँ बहुत रिवॉल्ट हुआ था। और ये और प्लेसेस भी हैं यहाँ पे, ये बहुत सारी थी। ये पूरा उनका मैप है प्लेसेस का, आप चाहे तो उसे पॉज करके देख सकते हैं ध्यान से, पूरी लोकेशन सही सही मार्क्स हैं। इसके बाद ब्रिटिश ने कुछ पॉलिसीज़ लाए 1859 में। पहली पॉलिसी तो ये थी कि एक नया एक्ट आया 1858 में, जिसके तहत अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया की मालिक नहीं रही थी। अब सीधा रानी का राज्य चलता था। रानी सीधा देखती थी क्या होगा कंट्री में और क्या नहीं होगा, और उसने इंडिया में बस अपना एक गवर्नर जनरल बैठा रखा था एज अ सेक्रेटरी, और उनको एडवाइस करते थे कि आप ये सब करिए इंडिया में, वो सब करिए। दूसरा जो था, उन्होंने सारे रूलिंग चीफ्स को ये इंश्योर कर दिया था कि अब आपकी टेरिटरी को कभी बाहर दोबारा नहीं लिया जाएगा, आपके बेटे एडॉप्टेड सन्स सब अपने किंगडम को ही कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये इनका एक रूल बन गया था, और एक और ये बना था कि इंडियन सोल्जर्स को कम किया जाए। ये लोग इसीलिए हार गए थे क्योंकि इनकी फौज में इंडियन सोल्जर्स बहुत थे और इंडियन सोल्जर्स ने उनका साथ नहीं दिया, और अगर यूरोपियन सोल्जर्स ज़्यादा होते तो आसानी से हरा देते। इसलिए एक लॉ पास किया कि अब इंडियन सोल्जर्स कम से कम रखे जाएंगे, और अगर रखे भी जाएंगे तो गुरखा, सिख्स और पठान से लिए जाएंगी। पठान, ये 3 रेजिमेंट्स हैं, इनसे सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा।
और ब्रिटिश ने कहा कि अच्छी बात, हम कभी भी इंडियन कस्टम्स या रिलीजन से रिस्पेक्ट करेंगे और कभी उनको कोई भी वो नहीं, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। कई पॉलिसीज बनाई गई थी जो लैंडलॉर्ड्स और ज़मींदार्स को इस बात की सिक्योरिटी देती थी कि ये लैंड आपका है और आप ही का रहेगा। इसलिए एक नई हिस्ट्री शुरू हुई 1857 के बाद। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा और आगे भी फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि ये नॉलेज सिर्फ आप ही को नहीं बल्कि और लोगों को मिले और लोगों को भी मिले। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।